हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगला डेरिवेशन अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज शीट। और जिस शीट की हम बात कर रहे हैं वो है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मतलब कि चार्ज जहाँ पे दे दिया गया चार्ज वहीं पे, और साथ ही साथ लार्ज की बात कर रहा है मतलब जो भी शीट की डायमेंशन है इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी शीट है। अब इस शीट की वजह से इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, और जो चीज़ गिवन है यहाँ पे जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है आपका सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, जो भी चार्ज है शीट की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में कैलकुलेट कर लें। जो भी एलिमेंटल चार्ज हम लेंगे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चलो अच्छा कोई भी बॉडी या कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है अगर वो इनफाइनाइट साइज़ का है तो फिर उसका सेंटर कहाँ पे मानेंगे हम लोग। अब जैसे हम यहाँ पे अगर आपसे ये पूछें कि व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ द शीट, यहाँ पे शीट का सेंटर होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई बॉडी इनफाइनाइट साइज की होती है जैसे हम इस शीट की बात कर रहे हैं, देन एवरी पॉइंट ऑन द शीट कैन बी रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ द शीट। किसी भी पॉइंट को आप इस शीट का सेंटर मान सकते हैं। सेंटर कहने का सिंपल सा ये मतलब होता है कि चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे वो शीट जो है वो एक्सटेंडेड है। तो जैसे मान लिया हमने कह दिया कि ये शीट का सेंटर है, ठीक है। अब इस शीट के सेंटर से वाई डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक एलिमेंटल चूज़ कर लिया। यहाँ पे एलिमेंटल एक रिंग, ऐसे हमने एलिमेंटल रिंग एक चूज़ कर लिया वाई डिस्टेंस पे ऊपर इसी शीट के ऊपर। और सबसे पहला काम क्या करें, जैसे एलिमेंटल रिंग जो भी हमने यहाँ पे चूज़ किया है इस पे चार्ज को हमको कैलकुलेट करना है कि भाई इस पे चार्ज होगा कितना। तो हमने मान लिया कि जो इस पे चार्ज की वैल्यू है दैट इज़ डी क्यू, और उस डी क्यू की वजह से इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पहले कैलकुलेट कर लें। इस पे चार्ज को मान लिया गया डी क्यू, ये जो डिस्टेंस है आपका वाई है, साथ ही साथ यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है इस पूरे शीट की वजह से। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि भाई इस रिंग की वजह से जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ रहा है सबसे पहले वो कैलकुलेट करें। बाद में लिमिट के हिसाब से लिमिट हम लोग लगा के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और पूरा जो शीट है उसकी वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आना होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम मिलाएं ऐसे, तो चलो हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को हमने थीटा मान रखा है, ठीक है। ये वाई रेडियस का अपना रिंग है, तो इस रिंग की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। तो रिंग के केस में आपको पता है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में। चूँकि रिंग हमने एलिमेंटल ले रखा है, इस पे चार्ज जो है वो एलिमेंटल चार्ज है, इसलिए यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको हमने मान रखा है डी। और आपको पता है ड्यू टू रिंग जो होता है, ड्यू टू रिंग, इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पावर हो गया 3/2। एक्स यानी रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, क्यू जो कि टोटल चार्ज रिंग को गिवन है, एक्स वही है, आर जो है उसका रेडियस है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने रिंग को यहाँ पे हमने एलिमेंटल ले रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा डी। तो हम लिखेंगे डी ई इज इक्वल्स टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज इस डी क्यू की वजह से। तो डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा के, उसके बाद है क्यू, क्यू का मतलब जो इस पर चार्ज गिवन है। तो डी क्यू की वैल्यू हम इजीली यहाँ से निकाल सकते थे। आप सिंपल कह सकते थे कि डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए सिग्मा पर मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट एरिया पे चार्ज गिवन है सिग्मा। तो हम ये पता कर ले कि इस रिंग का एरिया कितना होगा। तो इस रिंग का एरिया होगा इस रिंग का पूरा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी विड्थ है, और इसकी विड्थ को हमने मान रखा है, लेट अस सपोज इसकी विड्थ को हमने मान रखा है डी वाई। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई वाई, जो कि रिंग की लेंथ होगी, और इसका विड्थ हो गया डी वाई। तो 2 पाई वाई डी वाई इसका एरिया हो गया। तो इतने एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2 पाई वाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा।
क्योंकि आपको पता है सिग्मा जो चार्ज गिवन है वो यूनिट एरिया पे, तो रिंग पे इतना चार्ज आ गया डी क्यू, तो के और यहाँ पे हो गया डी क्यू, कितने डिस्टेंस में निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, आप देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर जो कि रिंग का रेडियस है, लेकिन जो हमने यहाँ पे रिंग अज्यूम कर रखा है उसका रेडियस तो वाई है, तो हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। आगे आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं के, और डी क्यू की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी जो भी यहाँ पे 2πy dy है, तो 2πy dy, और साथ ही साथ जी है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। एक चीज़ आप यहाँ से नोटिस करेंगे, जैसे हमने डिस्क के केस में किया था ना कैलकुलेशन, कंप्लीट वही पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का फ़र्क होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू कंप्लीट शीट, तो हमने लिखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट शीट, ठीक है, वो हो जाएगा E, और E इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE। जो भी हमें ये DE मिला है ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा का पूरा हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा DE की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, तो ये हो गया K 2πy dy इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पर वही चीज़ें हमें सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सब्सटीट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना वेरिएबल होता है यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स tan ऑफ थीटा। तो चलिए सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि वेरिएबल y है, हाँ y है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्चुअल में हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए y जो है ना वो थीटा को चेंज कर रहा है, मतलब थीटा y पे डिपेंडेंट है। अगर ये रिंग हम कहीं यहाँ लेते तो आप देखते कि ये एंगल कुछ इतना बड़ा बन जाता है, ये जो आपको थीटा दिख रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जब y को हम थीटा के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब कि dy को भी हमें डी थीटा के टर्म्स में करना पड़ेगा सब्सटीट्यूट, तो वो हमने कर लिया यहाँ पे। अब चलिए वही वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, तो ये हो गया E इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लेते हैं, तो K 2π ये कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो K 2π कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर आपका हो जाएगा y dy, तो ये हो गया y dy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। सॉरी सब्सटीट्यूट करना है हमें, तो वैल्यू हम लोग रख ही दे रहे हैं ना, ये करने का मतलब ही क्या है, यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें हम लोग, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे हमने क्या कर रखा है x tan ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा x tan थीटा, इस y की जगह पे dy की जगह पे आपका हो जाएगा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साथ ही साथ ये x यहाँ पे है, और नीचे का तो आपको पता ही है वो निकल के आ जाता है एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा निकल के आ जाता है। बार बार हम ये डेरिवेशन शुरू से ही ऐसा मिल रहा है हमें, तो वो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो जाके पीछे देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे सोचिए ना, यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई के जगह पे अगर हम एक्स tan थीटा करते तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाता, एक्स स्क्वायर कॉमन करते तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा बनता, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हो गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2 है, तो जब बाहर करेंगे तो वही हो जाएगा एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। अब जो कैंसिल आउट होने वाले टर्म से कैंसिल कर दें, एक्स हो गया एक्स हो गया एक्स हो गया, एक्स क्यूब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा बाई सेक थीटा, तो tan को साइन बाई कॉस करेंगे तो कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा साइन थीटा, यानी कि ये आपका हो गया E इज इक्वल्स टू K 2π, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। एक बात और, जब भी हम वेरिएबल्स को जब भी सब्सटीट्यूशन करते हैं ना, तो लिमिट का भी सब्सटीट्यूशन होता है। आप सोचिए कि इस रिंग को अगर जस्ट हम यहीं पे चूज़ कर लिए रहते हैं इस सेंटर के पास, तो आप कहते कि तब तो ये जो y की वैल्यू थी वो थी 0,
ठीक है। इस रिंग को हम मैक्सिमम कितनी दूरी पर चूज़ कर सकते हैं? भाई इनफाइनाइट साइज की शीट है तो ये रिंग का रेडियस तो इनफाइनाइट हो सकता है। अब कितना भी बड़ा से बड़ा एलिमेंटल रिंग चूज़ कर सकते थे, यानी कि जो लिमिट था अपना वो लिमिट था, अगर y के टर्म्स में बात करें तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की लिमिट थी, ठीक है। लेकिन अगर x के टर्म्स में हम बात करें तो आप खुद सोचिए, यहाँ से अगर y को 0 करें, y इज इक्वल्स टू जब 0 हो जाएगा उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा 0, यानी थीटा भी आपका हो जाएगा 0। y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि इस रिंग को अगर हम बहुत दूर चूज़ करते हैं, इस रिंग की रेडियस को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? इन्फिनिटी कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ भी तो इन्फिनिटी है ना इस शीट की। तो अगर y की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे तो tan थीटा इन्फिनिटी, यानी थीटा आपका हो जाएगा π/2। यानी कहने का मतलब कि अगर y के टर्म्स में लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो थीटा के टर्म्स में वही लिमिट 0 से π/2 बनने वाली है। यानी कि यहाँ पे जो हम लिमिट लगाएंगे थीटा के टर्म्स में वो हो गया 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2। अब जो भी ये निकल के आ रहा है 0 से लेकर π/2 की ये लिमिट लग गई, ठीक है, 0 से लेकर π/2। तो इसको आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसी में, तो ये हो गया k 2π साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस ऑफ थीटा और ये 0 से लेकर π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा k 2π, माइनस को प्लस करें तो लिमिट आपकी रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो गया π/2 से लेकर 0। अब सिंपल हम लिमिट को यहाँ पे रखें तो k 2π, ये हो गया अपर लिमिट, यानी कॉस ऑफ 0 1 होता है, माइनस थीटा के जगह पे π/2 करेंगे तो कॉस ऑफ π/2 होता है 0। तो ये जो अपना निकला ये हो गया k इंटू 2π निकल के आया, ठीक है। अब k इंटू 2π तो निकला ही है, सॉरी एक चीज़ हम लोग मिस करते जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए dq में ना 2πy dy, ये सिग्मा हमने हर जगह छोड़ रखा है, माफ़ करिएगा, ये जो सिग्मा है ना हर जगह हमने मिस कर रखा है। तो यहाँ पर भी सिग्मा होगा जी, ठीक है, सिग्मा हर जगह होगा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ठीक है। और वही सिग्मा हमने क्या कर लिया, यहाँ पे चलिए बाहर कर ले रहे हैं, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा k इंटू 2π। कहने का मतलब कि फाइनली सिग्मा बाहर रहेगा इसके हमेशा, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो आंसर आ गया सिग्मा k इंटू 2π। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल के आया है E इज इक्वल्स टू निकल के आ गया सिग्मा k इंटू 2π। k को लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा, ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया 2π, कैंसल आउट हो गया ये 2, तो ऊपर बचा सिग्मा, नीचे बचा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये निकल के आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल के आना था वो निकल के आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कोई भी अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो जो भी उसकी वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसकी वजह से E इज इक्वल्स टू वो कितना हमने पाया अभी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे याद रखनी ये ज़रूरी है कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आप चाहे शीट के करीब निकालो शीट से दूर निकाल रहे हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू है वो फिक्स निकल के आ रही है सिग्मा अपॉन 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा तब होता है जब आपकी शीट नॉन कंडक्टिंग हो। देखिए कंडक्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कंडक्टिंग में होता क्या है, नॉन कंडक्टिंग में क्या है कि अगर आपने जैसे कोई भी शीट हमने ले लिया तो जिस सरफेस पे आपने चार्ज दिया है उसी सरफेस पे चार्ज रिसाइड कर जाता है, मूव नहीं करता वो। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो सरफेस के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे 2 कंडक्टिंग सरफेसेस होती हैं। नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता। तो अगर बात होती कंडक्टिंग शीट की तो चलिए उसको भी हम इसी में आगे थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं, हालांकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आपकी शीट जो है वो कंडक्टिंग होती तब क्या होता। इसी में साइड में ही थोड़ा सा हम करते रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर कंडक्टिंग शीट, देखिए ये जो शीट आपको दिख रही है ना,
इसका अगर हम आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाएं तो ये कुछ ऐसा होगा। ये फ्रंट व्यू की सिर्फ हम बात करें ऐसे, ये इनफाइनाइट साइज की आपकी ये शीट है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सिग्मा। तो हमने देखा कि जो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो कितना निकल के आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे इधर की बात करो या फिर इधर की बात करो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज है तो अभी होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगा। लेकिन देखिए इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, और कहाँ पे बदलती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि शीट जो है वो कंडक्टिंग है, यानी कि इन केस ऑफ, नोट में उसको कर ले रहे हैं, नोट इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट या फिर मेटल शीट, चलिए मेटल शीट लिख दे रहे हैं, मेटल या फिर कंडक्टिंग शीट। उस केस में होगा क्या कि हम सिर्फ यही वाला व्यू दिखा रहे हैं आपको, फ्रंट व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया ये, अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो चार्जेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस पे नहीं होंगे, वो दोनों सरफेस पे होंगे। अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसकी मान ली, तो अगर लेफ़्ट वाली सरफेस पे चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है राइट वाली सरफेस पे भी चार्ज होंगे, राइट वाली सरफेस पे भी चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पर भी चार्ज हो जाएंगे राइट वाली सरफेस पे। इसको सरफेस नंबर 1 मान लें, इसको सरफेस नंबर 2 मान लें, ठीक है। और मान लीजिए सराउंडिंग में यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो सरफेस 1 भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया E1, और E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने जो देखा है डेरिवेशन में। सरफेस 2 भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वो भी अवे बनाएगा उसी डायरेक्शन में, तो ये हो गया E2, और E2 इज इक्वल्स टू भी उतना ही हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ई नेट की बात करें, अगर हम, ये पॉइंट P है, यानी कि ई नेट एट P, तो वो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा E1 प्लस E2, जो कि हो जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि E इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन केस ऑफ जो मेटल शीट होता है वो आपने देखा यहाँ से, वो कितना निकल के आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को याद रखिएगा, कोई भी मेटल शीट हो या फिर मेटल प्लेट हो, कंडक्टिंग प्लेट हो, और उस पर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा गिवन है, तो उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड अगर मेटल की बात करें, यहाँ पे शीट के अंदर की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होगा, ई इनसाइड इक्वल्स टू जीरो, ऑलवेज जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। बाकी ये जो भी आपने डेरिवेशन देखा है, ये डेरिवेशन आगे चल के जब हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, सिर्फ 2 से 3 लाइन में निकल के चला आता है। सो हमने देखा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो, अगर वही कंडक्टिंग है तो वही आपका फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, जो कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है। इसका एक और ऑल्टरनेटिव वे होता है इसको डिराइव करने का, जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंटल रिंग की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट जो भी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो हमने निकाला। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप रिंग को ही लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मे बी हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक एलिमेंटल रॉड को एज्यूम करके उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बाद में इंटीग्रेट करते हैं तो कंप्लीट वहाँ से भी निकल जाता। खैर उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, अलग से उसके बारे में कभी वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।